चलो जी। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। एक बार बता देना क्या वॉइस क्लैरिटी सही तरीके से आ रही है? आर यू एबल टू सी स्क्रीन में और वॉइस सब कुछ सही चल रहा है? आई गेस इट इज़ गोइंग गुड। तो चलिए जी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्टेंस के साथ। कल तक हमने करा था पूरा की पूरा ऑफर का पार्ट कि ऑफर क्या होता है, ऑफर में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, ये सारी चीज़ें हमने कल कवर करी थी। आज हम लोग करेंगे एक्सेप्टेंस की बात करेंगे। लाइक सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन जरा पढ़ेंगे और इसको यहाँ से समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस को हाईलाइट कर दे। नाउ वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट का इक्वेशन क्या था? एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का हमने काफ़ी डीप नॉलेज लिया, हमने उसका बेसिकली यहाँ पर सारा डेफिनेशन देखा, सब कुछ देखा ऑफर के रिलेटेड, राइट। अब देखेंगे कि बेसिकली एक्सेप्टेंस जो कि दूसरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाला पार्ट देखेंगे। ऑफर में हमने देखा था कि ऑफर वन पर्सन टू अनदर विथ फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू टेक द परमिशन ऑफ दैट अदर पर्सन। तो ऑफर देखा, टाइप्स ऑफ ऑफर देखा, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर भी देख लिया। जरा मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब ये एडजस्ट हो गया सही तरीके से। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस की बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जितना ऑफर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सेप्टेंस उतना ही सिंपल है। जरा देखिए ऑफ एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यहाँ पर अंडरलाइन करना प्रपोजल, प्रपोजल को अंडरलाइन करना, और यहाँ पर आपने लिखना है ऑफर। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे ऑफर। आगे अभी मैं इसको रीड कर रहा हूँ। प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। एसेंट का यहाँ पर मतलब होता है परमिशन, परमिशन, परमिशन देयर टू। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो बड़ी बढ़िया तरीके से इसको समझने का ट्राई करना। ये सेक्शन क्या कहता है? कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफर का डेफिनेशन था, सेक्शन 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है। क्या कहता है? ऐसा पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, सबसे पहला पार्ट आपके डेफिनेशन का ये है, प्रपोजल इज मेड। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। ऐसा पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, मतलब ये समझ में आता है कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है? सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। ये है आपके डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा। उसने हाँ बोलना चाहिए। उसने क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए। और थर्ड पार्ट आपके डेफिनेशन का क्या कहता है? प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो बहुत ही सिंपल है, तीन हिस्सों में। एक ऐसा पर्सन जिसको ऑफर दिया गया था वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, दूसरा वो परमिशन देता है, और तीसरा जब वो हाँ बोलेगा तब हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। जो मैंने बातें करी वही यहाँ पर थियोरी फॉर्म में लिखी हुई है। तो चलो फटाफट से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है ये, व्हाट इज दिस फर्स्ट पॉइंट टॉकिंग अबाउट? when the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B for 2 lakh, your proposal is made to B, मतलब वही बात, ऑफर जिसको दिया गया एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है। उसको छोड़ करके क्या थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस दे सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस दे सकता है क्या? आंसर इज नो। क्लियर कट डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है जरा इसको आराम से देखते हैं। The person to whom proposal is made, that is B in the above example, and if B signifies his consent on the proposal, मतलब हाँ बोलना, then we can say that B has signified his consent to the proposal made by A। वापस से वही वही बात को घुमा के बोला गया। मैंने बताया आपको बहुत ही सिंपल सी बात है एक्सेप्टेंस की। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है? when B has signified his consent on that proposal, we can say that the proposal has been accepted। मतलब बेसिकली जो हमने ऊपर तीन पार्ट करे वही तीन पार्ट यहाँ पर आईसीआई ने आपको तीन हिस्सों में यहाँ पर बता दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि जब आप एक्सेप्टेंस दे देते हो तो बेसिकली आपका ये ऑफर एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस में बदल जाता है। आपका ऑफर एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस में बदल जाता है, या कह लो कि ये एग्रीमेंट में बदल जाता है। अब ऑफर एक्सेप्टेंस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह ऑफर एक्सेप्टेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऑफर पे ऑफर देते चले गए लेकिन सामने को एक्सेप्टेंस देने के लिए है ही नहीं, तो आपके ऑफर का कोई मतलब नहीं। आप एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी हो लेकिन सामने कोई ऑफर देने वाला ही नहीं है, तो आपकी एक्सेप्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर, जरा इधर देखो मेरे को,
ऑफर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफर, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो इसीलिए ऑफर और एक्सेप्टेंस हमेशा साथ में चलेंगे। इसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से एक लॉयर था, उसने क्या बोला, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर वॉट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर में जब आग लगा दो तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फायर में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से ऑफर पे जब एक्सेप्टेंस आता है तो ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। बस उसी चीज को डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, कैसे ऑफर के बिना एक्सेप्टेंस अधूरा है और कैसे एक्सेप्टेंस के बिना ऑफर भी अधूरा है। ये पूरी स्टोरी है यहाँ पर, करेक्ट? तो बस इसको एक बार ही आप अपने एंड पर रीड करना और भूल जाना। कोई इसमें इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन पे आएगा, तो डेफिनेशन को हमने तोड़ के आपको बता दिया। अब आपके मन में सवाल है कि सर ऑफर में हमने ऑफर का डेफिनेशन देखा, फिर ऑफर के हमने टाइप देखे, और ऑफर का फिर हमने ये देखा, क्या कहते हैं उसको, लीगल रूल्स। तो एक्सेप्टेंस में क्या होगा? एक्सेप्टेंस में बड़ा सिंपल चीज़ होगा। एक्सेप्टेंस में आप क्या करोगे, डेफिनेशन देखेंगे एंड सिर्फ हम एक्सेप्टेंस के रूल्स देखेंगे। एक्सेप्टेंस का कोई टाइप नहीं होता, ठीक है? तो सीधा हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल रूल्स रिलेटिंग रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसे लीगल रूल्स थे रिलेटिंग टू अ वैलिड ऑफर, क्या क्या रूल्स थे जरा मैं आपसे जानना चाहूँगा। सारे बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा सवाल है, ऑफर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को बताइए, कौन कौन से रूल्स थे ऑफर के रिलेटेड? बेटा आपके पास किताब है, किताब के पन्ने पलटो और जरा रीड करके मुझे बताओ कि व्हाट वर द वेरियस सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ऑफर। चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ऑफर का एक इंपॉर्टेंट रूल ये था कि ऑफर हमेशा ऐसी आपने देनी चाहिए कि सामने वाले का परमिशन लेना, ये आपका इंटेंशन है, ये दिखना चाहिए उसमें। एक रूल ये था। और कुछ रूल्स बताइए आप, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। या तो जनरल हो सकता है या तो स्पेसिफिक। वेरी गुड। मोहित ने बोला है कि सर ऑफर या तो जनरल हो सकता है तो स्पेसिफिक हो सकता है। और बताइए सिमरन, आप बताओ कुछ। हर्ष तुम भी बता सकते हो। बोलिए। सर ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। करेक्ट, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी यहाँ पर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुचिता कुछ बताना चाहोगे आप? चलिए जी, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे बेटे, ये होता, ये आपको रिवीजन से आएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर हम लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर देखेंगे। तो सबसे पहला रूल हमको जो देखना है ऑफर के रिलेटेड वो ये है, सॉरी एक्सेप्टेंस के रिलेटेड, नॉट ऑफर। एक्सेप्टेंस का पहला रूल हम देखेंगे, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। बहुत ही सिंपल बात है भैया, डेफिनेशन में कूट कूट के लिखा हुआ है, ऐसा ठोक पीट के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑफर वही, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। जिसको ऑफर ही नहीं दिया है वो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला यहाँ नहीं चलेगा। तुमको ऑफर दिया है तो ही एक्सेप्टेंस दे दो, फालतू में एक्सेप्टेंस दोगे तो आपका कोई लॉ में इसकी वैलिडिटी नहीं है। सर ये कुछ केस लॉ आपको यहाँ पर दिख रहा है, बुल्टन वर्सेस जोन्स का केस लॉ। जरा इसको बढ़िया बढ़िया तरीके से समझेंगे। बुल्टन वर्सेस जोन्स 1857 का केस है, 1857 का केस है। इस केस में सर देखिए क्या हो गया, दो व्यक्ति थे बुल्टन एंड जोन्स। थोड़ा सा मैं रीड करूंगा फिर आपको ड्राइंग करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बेटा इसीलिए तो आप क्लासेस लगाते हो ताकि पूरी क्लैरिटी आपको आ जाए। Bulton bought a business from Brockhurst. Jones, who was Brockhurst's creditor, placed an order with Brockhurst for the supply of certain goods. Bulton supplied the goods even though the order was not in his name. Jones refused to pay Bulton for the goods because by entering into the contract with Brockhurst, he intended to set off his debt against the Brockhurst. Held as the offer was not made to Bulton, therefore there was no contract between Bulton and Jones. सर क्या समझे? बुल्टन जोन्स क्या है? चलो इसको अपने पप्पू पिंकी चंपा चमेली में लेके आते, जरा आराम से इसको देखना, ठीक है? ये चमेली है, ओके, और इधर अपनी चंपा है, हाँ, और इधर पप्पू है। चमेली का बिजनेस था,
चमेली का क्या था? बिजनेस था। चमेली का एक अपना बिजनेस था। चमेली के बिजनेस था तो उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेटा ये अपने 11th-12th में सीखा हुआ है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्रेडिटर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्रेडिटर। तो चमेली के बुक्स में पप्पू वॉज क्रेडिटर, मतलब चमेली के बुक्स में इधर पप्पू का नाम था। इसका मीनिंग क्या है कि चमेली वॉज, मतलब कोई कुछ अमाउंट चमेली के साइड से पेएबल थी पप्पू को, पप्पू वॉज क्रेडिटर ऑफ चमेली। यहां तक बात क्लियर होती है। अब होता क्या है, कहानी में आता है ट्विस्ट। चंपा क्या करती है, चमेली का ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस चंपा टेक ओवर करती है। क्या करती है? बिजनेस टेक ओवर करती है। अब कहानी का दूसरा ट्विस्ट, पप्पू चमेली को बोलता है कि क्योंकि मेरे को तेरे से पैसा लेना है। इमेजिन करो पप्पू इधर है और इधर क्या है? चमेली है। तो पप्पू बोलता है, ओए चमेली, मेरे को तेरे से पैसा लेना है तो तू एक काम कर, मेरे को पैसे के बदले कुछ गुड्स दे दे। चमेली ने उसको गुड्स नहीं दिए, चमेली के बदले उसको गुड्स किसने दिए? चंपा ने दिए। तो चंपा ने ये गुड्स दिए पप्पू को और पप्पू ने इसको रिफ्यूज किया, पप्पू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पप्पू ने क्या करा? इसको रिजेक्ट कर दिया। पप्पू ने बोला भैया हमने तो चमेली से मांगा था, ये चंपा कहाँ से बीच में आ गई? तो चंपा ने बोला भैया हमने बिजनेस को टेक ओवर करा है। लेकिन पप्पू ने बोला तो क्या हो गया, मैंने तो ऑफर किसको दिया था? चमेली को दिया था, तो एक्सेप्टेंस भी किसने देना चाहिए? चमेली ने देना चाहिए। ये चंपा कहाँ से बीच में घुस गई? बात को समझे नहीं समझे आप? इसीलिए इन दोनों में हो गया झगड़ा, इन दोनों में हो गया यहाँ पर झगड़ा। और यही है, चंपा माने आपका बुल्टन है और पप्पू माने आपका जोन्स है। तो बुल्टन ने गुड्स जोन्स को भेजे, लेकिन जोन्स, ये अपना जोन्स बोला कि भैया जब ऑफर ही हमने चमेली को दी है तो एक्सेप्टेंस चमेली देगी, ये चंपा को बीच में आने की क्या जरूरत है? और लॉ ने बोला ये पप्पू की बात बराबर है और इसलिए यहाँ पर पप्पू मतलब ही हमारा जोन्स जो है वो केस जीत गया। यहाँ से इस केस लॉ से हमको एक लॉ पता चलता है कि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दी गई हो। समझे? दैट इज द केस ऑफ बुल्टन वर्सेस जोन्स। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified. Absolute का मतलब क्या है और unqualified का मतलब क्या है बता देंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, absolute and unqualified। यहाँ पर बेटे इन दोनों का मीनिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दोनों का मीनिंग। absolute मतलब, absolute का मीनिंग एंड unqualified। absolute का मीनिंग है complete, complete, और अनक्वालिफाइड का मीनिंग है अनकंडीशनल। इसका यहां पर मीनिंग है बेटे अनकंडीशनल। सर इसका क्या मतलब है? मतलब एक्सेप्टेंस जब आप दे रहे हो ना, तो जैसा ऑफरर ने बोला है उसकी बातों को हाँ बोल के अपने एक्सेप्टेंस देना है। खुद का दिमाग, खुद का कुछ अलग कंडीशन उधर नहीं लगाना है। अगर ऑफरर आपको बोल रहा है, सपोज मैंने आपको ऑफर दिया कि बच्चों क्या आपको हमारे पास फाउंडेशन की क्लासेस लगानी है क्या? अगर आपको लगानी है तो आपको पूरा पैसा एडवांस पेमेंट करना होगा, फीस एडवांस में आपको पे करनी होगी, ऐसा मैंने आपको ऑफर दिया। ऑफर में कंडीशन हो सकती है, लेकिन लॉ कह रहा है जब एक्सेप्टेंस देते हैं तब आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, राइट? तो मैंने आपको ऑफर दिया कि आपको क्लासेस लगानी है क्या, और इसके लिए क्या आपको एडवांस फी पेमेंट करना होगा। फिर एक बच्चा बोलता है कि सर हमको क्लासेस तो आपके पास लगानी है लेकिन हम 50% एडवांस देंगे, बाकी का बाद में देंगे। तो लॉ कहता है ये जो तुमने बोला है ना, वो बच्चे ने जो बोला है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक नया ऑफर है, वो काउंटर ऑफर बन गया। बात समझे नहीं समझे? तो लॉ कहता है कि एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, जैसा ऑफरर ने कंडीशन जो भी लगाई है उसको पूरी तरीके से हाँ बोलना चाहिए। अब बोलोगे सर लेकिन हमारे को अगर कुछ और बोलना है तो कुछ और बोल दो, फिर आप जो और बोलोगे वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो ऑफर माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर देखो, M ऑफर टू सेल हिज लैंड टू N फॉर 280 पाउंड्स। कोई तो M है, उसने N को बोला कि तू मेरी लैंड ले ले, जमीन ले ले, कितने में? 280 पाउंड में। N ने क्या बोला? N रिप्लाइड purporting to accept the offer but enclosed a check of 80 पाउंड ओनली। N ने बोला ओके, लेकिन पेमेंट करते हो भैया ने केवल 80 पाउंड का किया और बोला कि जो बैलेंस पेमेंट है मैं बाद में दूंगा। देखो आगे लिखा हुआ है, ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 पाउंड बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 50 पाउंड ईच। यहां पर लॉ कहता है
कि एन का एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये एन के साइड से नया ऑफर है। बिकॉज ओरिजिनल ऑफर क्या बोल रहा था, एम ने क्या बोला, मेरी लैंड परचेस, मेरी जमीन ले ले तो 280 पाउंड का इसका प्राइस है। तो एन ने अगर एक्सेप्टेंस देना था तो एन ने पूरा की पूरा 280 पाउंड का पेमेंट करना था। एन ने क्या होशियारी क्या करी, 80 पाउंड का पेमेंट करा और 200 पाउंड बोले मैं 50-50 की इंस्टॉलमेंट में तुमको दे दूंगा। तो लॉ कहता है ये एन के साइड से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट इज अ न्यू ऑफर दैट एन हैज मेड। बिकॉज लॉ कहता है कि जब आप एक्सेप्टेंस देते हो तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसा ऑफरर बोल रहा है वैसा आंख बंद करके आपने हाँ बोलना चाहिए, तभी आपकी हाँ को एक्सेप्टेंस माना जाएगा लॉ की नजर में। अगला एग्जांपल देखिए, ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख रुपए, ठीक है। बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 ओनली। The offer of A is rejected by B as the acceptance is not unqualified. Understand, आपसे बात करो, जी हाँ जो अभी देख रहा है बेटे आपसे बात कर रहा हूँ। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन। एक्सेप्टेंस हैज टू बी विदाउट एनी कंडीशन, जैसा ऑफरर बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड? यस और नो? अरे हाँ बोलने में शर्मा रहे हो आप लोग। सिमरन को समझा, बाकी बच्चों को नहीं समझा? गुड। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो जब मैं आपको कहता हूँ, बिकॉज क्या है ना, वी आर ऑन अ वर्चुअल मोड। सो कभी कभी है सब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा। इसमें जब कभी भी पूछ रहा हूँ तो बता दो कि हाँ यस सर या नो सर, जो भी है। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड एंड ऑल, राइट। आगे पढ़ेंगे हम। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वाह क्या बात है भैया, जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए था, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। इमेजिन करो मोहित का एग्जांपल, मोहित अंकल के पास जा रहा है, अंकल को बोल रहा है अंकल अंकल मेरे को ना 10 रुपए की कैडबरी चाहिए, क्या तुम बेचोगे? और अंकल यहाँ पे बस मोहित की नजरों में देख रहा है, अंकल कुछ बोल ही नहीं रहा है, चलेगा क्या? भैया एक्सेप्टेंस तो तुमको देना पड़ेगा ना, दे दो, लेकिन कम्युनिकेट भी करो उसको। कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? बोल के करो, लिख के करो, व्हाट्सएप पे करो, ईमेल पे करो। आज तो इतने कम्युनिकेशन का मीडियम है। उस जमाने में कबूतर से भी एक्सेप्टेंस, मतलब कबूतर तो मजाक हो गया, लेटर से भी एक्सेप्टेंस होता था, समझे? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट इज वेरी सिंपल। अब इस पे ना बड़ा बवाल हो गया था, एक बहुत ही फेमस सा केस लॉ है, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। एक बड़ा ही फेमस सा केस लॉ है, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन कंपनी। इसको मैं कर रहा हूँ स्टार मार्क, बिकॉज इस पे कई बार क्वेश्चन आईसीआई पूछता है। इसको अभी आप स्टार मार्क करो, ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ये क्या है भैया, बताते हैं आपको अपने चंपा चमेली की भाषा में बताएंगे। तो इमेजिन करो ये रेलवे कंपनी है, दिस इज रेलवे कंपनी। इस रेलवे कंपनी में एक मैनेजर काम करता था, हाँ ठीक है। अब इस रेलवे कंपनी ने एक टेंडर निकाला कि भैया हमको रेल के पटरियों के लिए कुछ मटेरियल हमको परचेस करना है, तो बताओ कौन बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये एक ब्रॉडगन करके एक आदमी था, ब्रॉडगन, ये वो जो सामान इनको लगने वाला था वो ब्रॉडगन उसका सेलर था। तो ब्रॉडगन ने क्या करा, अपना कोटेशन कि भैया मैं इतने में बेचूंगा, इतने दिन तक डिलीवरी मिलेगी और ऐसा क्वालिटी का माल आपको है, बताइए आपको एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो ब्रॉडगन ने अपना ऑफर लेटर विथ एवरी डिटेल ये रेलवे कंपनी को भेजा। मैनेजर ने ब्रॉडगन के इस कोटेशन को ध्यान से देखा, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज कोटेशन। इस कोटेशन को ध्यान में देखा और इस कोटेशन के ऊपर इस मैनेजर ने कुछ शब्द लिखे। सर क्या लिखा? मैनेजर ने बड़े अक्षरों में यहां पर लिखा अप्रूव्ड, मतलब उनको पसंद आ गया उसका काम। लेकिन मैनेजर ने क्या करा, ये अप्रूव्ड इस कोटेशन पर लिखा और जिस टेबल पर वो बैठा था उसी टेबल के ड्रॉवर में उस कोटेशन को रख दिया, अप्रूव लिख के वहां पे रख दिया। मैनेजर ने ब्रॉडगन को बताया ही नहीं कि इनको उसका ऑफर एक्सेप्टेड है, ये मैनेजर ने बताया ही नहीं, और मैनेजर भूल गया ब्रॉडगन को हाँ बोलने के लिए। अब 3 से 4 महीने गुजर गए, ये मैनेजर ने लगा यार ये ब्रॉडगन अपना माल भेज क्यों नहीं रहा है, हमने तो हाँ बोला है, ये माल भेज क्यों नहीं रहा है।
तो लोगों ने क्या करा, मतलब इस कंपनी ने क्या करा, ब्रॉडगन पर केस फाइल करा कि भैया तुमने ऑफर दिया था, हमने एक्सेप्टेंस दिया, तो तुमने अभी तक माल क्यों नहीं भेजा, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं करा। तो यहां पर ब्रॉडगन ने बोला अरे पागल, तुमको एक्सेप्टेड था, लेकिन ये मुझे बताएगा कौन, या मैं रात को सोऊंगा तो मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा कि तुमको एक्सेप्टेंस है, तुम बताओगे तो पता चलेगा। तो फिर जब केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो फिर पता चला कि ये जो अपने मैनेजर है यहाँ पे गजोदर भैया, इन्होंने अप्रूव तो लिखा था कोटेशन पर कि उनको अच्छा लगा था कोटेशन, लेकिन अच्छा लगने का फायदा क्या, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो ब्रॉडगन को पता कैसे चलेगा कि तुमको एक्सेप्टेड है। और फिर जब ये केस लॉ हुआ तो जज ने बोला यहाँ पर ब्रॉडगन की कोई गलती नहीं है, गलती है रेलवे कंपनी के साइड से, उन्होंने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ही नहीं करा। जब कम्युनिकेशन ही नहीं करा तो ब्रॉडगन की कोई गलती, उसको तो पता ही नहीं है इस बात का, तो कहाँ से माल भेजेगा, समझे। सो दैट इज द फेमस केस लॉ ऑफ ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ईयर है इसका 1877। अब बच्चों के मन में सवाल है, सर क्या हमको ये ईयर याद रखना जरूरी है क्या, आंसर इज नो। आपको केवल नाम याद रखना जरूरी है। अगर नाम ना भी याद रहे तो फैक्ट्स आपको याद रखना जरूरी कि उस केस में क्या हुआ था, करेक्ट। जहां जहां मैं आपको स्टार मार्क करवा रहा हूं, आपको ने बेटा वापस स्टार मार्क कर लेना है, बिकॉज वहीं से करवा कई बार छुटपुट से सवाल ऐसे आपके सामने रख देता है। सो ये था तीसरा रूल कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, वरना नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऐसे कई सारे केस लॉ है, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो कितना बढ़िया सा एग्जांपल है, ये देखिए, ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम। ए ने बी को बोला क्या तुम हमारी बेगम बनोगी। आगे देखिए, बी इन्फॉर्म्ड एज सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। लेकिन बी ने क्या करा, ए के सिस्टर को बोला कि मैं शादी के लिए रेडी हूं। अरे जिसने प्रपोजल दिया उसको हाँ बोलो ना, उसकी बहन को हाँ बोल के क्या करोगे आप, लॉ यही कह रहा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बट हिज सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म ए, और बहना ने अपने भाई को बताया ही नहीं about acceptance of proposal. There is no contract as the acceptance was not communicated to A. इसीलिए बेटे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, चाहे फिर वो ऑफर हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो। ओके, नाउ वी गो टू द फोर्थ पॉइंट अंडर लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। सर चौथा पॉइंट क्या कहता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। क्या बात क्या बात क्या बात, सर इसका क्या मीनिंग है, प्रिस्क्राइब्ड मोड का मतलब क्या है, बेटे जरा इसको समझो। प्रिस्क्राइब्ड मोड का यहां पर मतलब है, ऑफरर ने अगर तुमको ये बोला, इमेजिन करो मैंने आपको ऑफर दिया कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, और मैंने आपको ये भी बोला कि अगर आपकी तरफ से क्लासेस ज्वाइन करने का अगर आपको है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे यस लिख देना, ऐसा मैंने आपको बोला। अब अगले दिन मेरे घर आ गए और आप बोले कि सर हमको क्लास लगानी है, हमको आपकी ऑफर एक्सेप्टेड है। लॉ बोलेगा ये पागलपंती बंद करो, ऑफरर ने क्या बोला, व्हाट्सएप पे यस भेजने का, तो व्हाट्सएप पे यस भेजने का, जैसा ऑफरर बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा, कुछ अलग ढंग से करोगे तो नहीं चलेगा। प्रिस्क्राइब्ड मोड का मतलब है जिस मोड में एक्सेप्टेंस ऑफरर ने मांगा है उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ऑफरर बोलेगा रास्ते पे डांस करके एक्सेप्टेंस दो, डांस करके एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। ऑफरर बोलेगा डिवाइडर पे रात भर जग के एक्सेप्टेंस दो, वैसा तुमको करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको बोला कि जितने बच्चों को हमारी क्लासेस की ऑफर एक्सेप्टेड है वो कल रेड टी शर्ट में आ जाए, तो अगर आपको एक्सेप्टेंस देना है तो रेड टी शर्ट में आना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा बेटे, ये लॉ ऐसा कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ऑफरर कहता है कि ईमेल से एक्सेप्टेंस दो तो ईमेल से देना पड़ेगा, ऑफरर बोल रहा है कि चल के आओ मेरे घर तक और एक्सेप्टेंस दे दो, तो वैसा तुमको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर फिर ऑफरर तो कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो कुछ भी बोलेगा करने के लिए, हाँ तो आप एक्सेप्टेंस मत दो, आपको नहीं बोलने से रोका किसने। हाँ लेकिन अगर आपको हाँ बोलना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, आई होप इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कब तक एक्सेप्टेंस आपने देना चाहिए, कब तक आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए, इसके लिए बेटा मैं एक छोटा सा चार्ट यहां पर ड्रॉ करूंगा, आप इसको समझना टाइम के रिलेटेड। सो हियर इज द चार्ट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहां पर दो चीजें आएंगी। पहली चीज क्या है, टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, टाइम ऑफ acceptance is prescribed in contract।
दूसरा हिस्सा क्या होगा? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, देख लो इधर। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है कि एक्सेप्टेंस कब देना है, फिर उस केस में आपको एक्सेप्टेंस कब देना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस टू बी गिवन, एक्सेप्टेंस टू बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ये प्रिस्क्राइब की जगह पे आप फिक्स्ड भी लिख सकते हो। आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने टाइम फिक्स करा है, भैया 2 घंटे में अगर तेरे को हाँ बोलना है तो बोल दे। तो एक्सेप्टेंस वैलिड कब माना जाएगा? अगर आपने 2 घंटे में हाँ बोला तो 2 घंटे बाद अगर आप हाँ बोल रहे हो तो फिर आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। सर ये तो बहुत ही सिंपल केस है, व्हाट अबाउट दिस केस? इसके बारे में क्या कहना है? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में प्रिस्क्राइब, फिर क्या करोगे? कौन बताएगा? सोच के बताना। कॉन्ट्रैक्ट में बताया ही नहीं कि एक्सेप्टेंस कब कब तक देना है, तो क्या करना फिर? आपने कब तक देना चाहिए एक्सेप्टेंस? सर यूजुअल वर्किंग आवर्स। यूजुअल वर्किंग आवर्स में। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है यूजुअल वर्किंग आवर्स, और और क्या है बताओ जरा सोच के। चलो यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बताओ। ये सन्नाटा बड़ा चुभता है मुझे, ऐसा लग रहा मैंने आपसे किडनियां मांग ली। बेटे आंसर मांगा है आपसे कि जहां जिस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो कब तक आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए? बहुत सिंपल सा आंसर है, एक्सेप्टेंस टू बी गिवन, एक्सेप्टेंस टू बी गिवन विद इन, हाँ, विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस टू बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। अब सर ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? ये केस टू केस डिपेंड करेगा। और मोहित बेटा आपने जो आंसर दिया वो अगले चैप्टर्स में क्लैरिफाई होने वाला है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपको आंसर आ गया। इस लेवल पर सोचो कि रीजनेबल टाइम तक ही आपको सीमित रहना है। हाँ, हम जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो उधर आपके यूनिट 4 में पूरा डिटेलिंग है, यूजुअल वर्किंग टाइम एंड प्लेस ऑफ वो सब कुछ उधर है। यहाँ पर आपको लिखना है रीजनेबल टाइम। ना व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इमेजिन करो तुम किसी कपड़े के किसी टेलर के पास जाते हो, टेलर को बोलते हो कि भैया जो है हमारी शादी है 15 दिनों में, तो ये कुछ कपड़े हमने आपको सिलने के लिए दिए हैं, तो आप हमें दे देना इसको। क्या आप हमें इसको दोगे सिल करके? ये लो कपड़े, और जब आपका हो जाए तब हमें वापस दे देना। अब बताओ 15 दिन में अगर शादी है तो कब तक आपको टेलर ने सिल के दे देना चाहिए कपड़े? रीजनेबल टाइम क्या है? 10 दिन या 12 दिन, बराबर। इस केस में व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम? 10 to 12 days। 25 दिन बाद अगर वो आपको कपड़े देगा सिल के, कोई फायदा है क्या उस बात का? बिल्कुल नहीं। तो लॉ कहता है जिधर टाइम फिक्स नहीं है उधर आपको रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना है, और जिधर टाइम फिक्स है उधर आपको उसी टाइम में एक्सेप्टेंस देना है, तभी आपका एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसको लिख लो, राइट दिस डाउन। आई विल वेट फॉर 1 मिनट, मैं स्क्रीन लाता हूँ आपके सामने। Just write this down.
आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बड़ा बढ़िया है। वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो लॉ ने बोला है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इस पे बड़ा बवाल होगा, इसको पहले रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड, यहाँ पर कंडक्ट का मतलब है एक्शन, इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। लॉ ने बड़ा ही क्लियर कट यहाँ पे बता दिया कि सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब इमेजिन करो कि पप्पू पिंकी को बोलता है, ओए पिंकी सुन, ये मेरा मोबाइल है, मुझे ये 10,000 में बेचना है, क्या तुम इसे परचेस करोगी? और पिंकी कुछ नहीं बोली, पिंकी बस ऐसे चुप खड़े रहकर पप्पू को देखती रही और पिंकी कुछ नहीं बोली। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। तो पप्पू ऐसा अज्यूम नहीं कर सकता कि पिंकी ने कुछ नहीं बोला मतलब पिंकी को एक्सेप्टेड है मेरा प्रपोजल, मेरी ऑफर पिंकी को एक्सेप्टेड है, ऐसा पप्पू नहीं बोल सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कह रहा है। चलिए इस पर एक केस लॉ देखेंगे। यहाँ पर एक अंकल और उसके भतीजे का केस लॉ है, फेल्थाउस वर्सेस बेंटली। जब बहुत बढ़िया केस लॉ ये भी, जरा देखिए इसका नाम कितना बढ़िया है, फेल्थाउस वर्सेस बेंटली। क्या क्या हुआ यहाँ पर? फेल्थाउस अंकल का नाम है, एफ मतलब अंकल, ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, हॉर्स फॉर ₹30 सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट £30। अंकल ने अपने भतीजे को बोला, ओए भतीजे सुन, जो तेरे पास वो घोड़ा है ना वो मेरे को £30 में चाहिए, और तू कुछ भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि तेरे को एक्सेप्टेड है कि तू मेरे को ये बेच देगा £30 में। ऐसा अंकल ने भतीजे को बोल दिया। भतीजा बेचारा कुछ नहीं बोला, ही वॉज साइलेंट। अभी आगे की कहानी सुनो। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, नेफ्यू ने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर बी to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle। फिर आगे क्या हुआ? बी जो कि बेंटली है उसका फार्म हाउस था, फार्म हाउस, और उस फार्म हाउस पे मतलब उसका फार्म था, हाउस था, घोड़े का तबेला था और बहुत सारे अलग घोड़े भी थे। तो बेंटली ने क्या करा, इन सभी चीज़ों का नीलामी उसने चालू करी, ऑक्शन सेल चालू किया। लेकिन वो भतीजे ने अपने नौकर से कहा कि यार एक काम करो, वो जो घोड़ा अंकल बोले थे ना कि उनको चाहिए था, उसको इस नीलामी से बाहर रखो, बाकी का सारा बेच दो। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आती है। बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स। अभी क्या होता है, ऑक्शनियर ने शायद सही तरीके से उस भतीजे की बात नहीं सुनी और उसने उस हॉर्स की भी नीलामी कर दी और वो हॉर्स बेचे भी गया, किसी और ने उस हॉर्स को परचेस कर लिया। अभी यहाँ पे अंकल गुस्सा हो गया और अंकल ने अपने भतीजे पर केस फाइल कर दिया कि मैंने तुमको ऑफर दिया था, तुमने कुछ नहीं बोला, इसलिए तुमने एक्सेप्टेंस दिया, ऐसा मैंने मान लिया और तुमने घोड़ा किसी और को बेच दिया, चलो तुमको कोर्ट लेके जाएंगे, ये तुमने धोखाधड़ी करी मेरे साथ। ऐसा किसने किसको बोला? ऐसा अंकल ने उसको बोला। वो कौन? उसका भतीजा। भतीजा मतलब बेंटली, और अंकल का नाम क्या है? फेल्थाउस। तो जब ये दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट में गए, जज साहब ने सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करा। जज साहब ने देखा कि अंकल ने ऑफर तो दिया था लेकिन भतीजा तो चुप था, उसने कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ बोला ही नहीं तो एक्सेप्टेंस उसको माना ही नहीं जाएगा, बिकॉज लॉ लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब आप उसको कम्युनिकेट करते हो या कुछ कहते हो, कुछ एक्शन करते हो। यहाँ पे तो भतीजे ने कुछ बोला ही नहीं, एंड मियर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। ये है वो केस लॉ। तो सर इधर जीता कौन, भतीजा कि अंकल? मुझे आप बताना सोच के, कौन जीतेगा, भतीजा जीतेगा कि अंकल जीतेगा? भतीजा जी। एक बच्चा बोल रहा है भतीजा जीतेगा, किसी और को कुछ और? भतीजा जीतेगा। और द आंसर इज करेक्ट, भतीजे की जीत है यहाँ पर। अंकल कुछ भी बोले, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अभी यहाँ पर आगे भी कुछ है। आगे लॉ कहता है कि ठीक है तुम चुप रहे, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी एक्शन कुछ ऐसी है जो एक्सेप्टेंस के जैसी है, फिर से रिपीट करूंगा, लॉ एक तरफ कहता है कि तुम्हारा चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी कोई ऐसी एक्शन है जो तुम्हारे एक्सेप्टेंस को दर्शाती है
फिर तुम अपने बात से पीछे नहीं हट सकते। जरा कैसे, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, ए सब्सक्राइब फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। ए ने किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करा वीकली बेसिस पे और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। मतलब एग्जांपल ले लो, तुमने अमेजॉन प्राइम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद तुमने पैसा पेमेंट करना चाहिए था। 1 साल के बाद अमेजॉन ने तुमसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन तुम 1 साल के बाद भी अमेजॉन की सर्विसेज को यूज करते रहे। और फिर 2-3 साल बाद अमेजॉन ने तुमको बिल भेजा कि भैया 2 साल का बिल दे दो। फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तो तुमको एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। अरे भाई, तुमने 2 साल मूवी देखा ना, उसके प्राइम के सर्विस को यूज किया ना, तो तुमने भले ही बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी एक्शन क्या बोल रही है कि तुमको एक्सेप्टेड है। तो इस केस में तुम्हारा चुप रहना एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये केस टू केस आपको देखना पड़ेगा। वो अंकल भतीजे के केस में कहते भतीजे ने कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने कोई एक्शन लिया, इसलिए उसके साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। यहाँ पर मैंने आपका जो एग्जांपल है ना, आपने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल का पैसा भरा, उसके बाद भी आप उसको यूज करते रहे। आपने भले कुछ नहीं बोला, लेकिन यूज तो कर रहे ना। तो अगर यूज करा है तो बेटा तुम्हारा को एक्सेप्टेड है, ये माना जाएगा, बिकॉज तुम्हारी एक्शन ही वैसी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ने किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करा था 1 साल के लिए। Even after the expiry of his subscription, the magazine company continued to send him magazines for 5 years. मैगजीन कंपनी के 1 साल की सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बावजूद मैगजीन कंपनी ने 5 सालों तक उसको मैगजीन भेजता रहा एंड ए भी उसको पढ़ता रहा। एंड ऑल्सो ए कंटिन्यूड टू यूज दोज मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल्स सेंड टू हिम। अब इस बारे में मुझे आप सोच के बताना, जब ए और ये मैगजीन कंपनी झगड़ा करते हुए कोर्ट में जाएंगे तो ए जीतेगा या मैगजीन कंपनी जीतेगी? क्या लग रहा है आपको? मैगजीन कंपनी जीतेगी। क्यों? क्योंकि ए ऐसा बोलेगा मैंने तो एक्सेप्टेंस दिया नहीं, लेकिन जज क्या बोलेगा, ठीक है तूने मुंह से एक्सेप्टेंस नहीं दिया, लेकिन तेरी हरकतें कैसी है, तो ये तेरी एक्शंस क्या कह रही, तूने 5 साल तो मजे लिए ना, 5 साल तो तूने वो मैगजीन के मजे लिए, तो मजे लिए तो पैसा भरना पड़ेगा। तेरा एक्शन ही कह रहा है कि तेरे को एक्सेप्टेंस है। समझ गए? तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। देखो हर चीज क्या होता है, प्रूफ करने पे डिपेंड होता है। कोर्ट में केवल बोलने से चीजें नहीं होती, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज कोर्ट का मैटर, हमारा नहीं है। हमको केवल लॉ पढ़ना है। ठीक है, चलिए। इसलिए कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि साला ये चीज प्रूफ कैसे करेंगे। तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो, तुम लॉ पढ़ लो, जब तुम पे केस आएगा तब प्रूफ का सोचना, अभी सोच के दिमाग ना खराब करो। राइट, चलिए। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था मेरे मन में यही सवाल आता था, यार ये चीज़ कोर्ट में कैसे प्रूव होगी। फिर मेरे ट्यूटर ने मुझे बताया कि तुम क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो भैया, तुम अपना लॉ पढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो, जब प्रूफ करने की बात आएगी तब देख लेंगे। समझ रहे हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो वकील देखेगा कैसे उसको प्रूफ करना है। चलिए, वी कम टू द लास्ट पार्ट अंडर लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो टोटल 7 लीगल रूल्स एक्सेप्टेंस के। लास्ट पार्ट क्या कहता है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इसी को आप दूसरी भाषा में लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस बाय एक्शन, ऐसा लिख लो उधर, एक्सेप्टेंस बाय एक्शन। दैट इज द कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस बाय एक्शन। सर क्या है ये बताओ। हमने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, ऑफर के टाइम पे ऑफर बाय एक्शन भी आपको बताया, तो इंप्लाइड ऑफर। आप रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां जाकर आप बैठ जाते हो, राइट, आप वहां जाकर आप बैठ गए, ये आपका उधर जाके बैठना, ये आपकी एक्शन वाली ऑफर है। और फिर क्या होता है, वो वेटर आएगा, इधर देखो जरा, एक्टिंग को देखो कितना खतरनाक है। वो वेटर आएगा, आपको देखेगा, स्माइल करेगा, आपके टेबल पर ये पानी का ग्लास रखेगा और वो निकल जाएगा। उसने कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन उसका यू आना, यू मुस्कुराना और आपके टेबल पर पानी का ग्लास रख के निकल जाना, ये है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ये क्या है, एक्सेप्टेंस बाय एक्शन। कुछ बोलने चलने की गरज नहीं है, समझ गया हमको कि तुमको एक्सेप्टेड है। दूसरा एग्जांपल, तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो, ये मैंने वापस एग्जांपल लिया था ऑफर के टाइम पे। तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो, तुमने पेट्रोल पंप वाले को देख के ऐसा करा, तो हमने बोला कि उस टाइम पे तुमने ऑफर दिया, तुमने कुछ बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी एक्शन थी ऑफर वाली। और वो पेट्रोल वाले ने क्या करा, वो पेट्रोल का पाइप निकाला और आपको आपकी टंकी फुल कर दी और वापस रख दिया और आपसे पैसे मांग लिए। ना उसने कुछ बोला ना तुमने कुछ बोला, तो तुम्हारी भी ऑफर एक्शन वाली है, उसका भी एक्सेप्टेंस एक्शन वाला है। प्लीज टेल मी यस और नो।
डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस या कह लो एक्सेप्टेंस बाय एक्शन? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो हम सब मिलके सर्कस गए, है ना, हम सब मिलके सर्कस गए। वहाँ पर वो नहीं होते आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले आते हैं, ऐसा आपने ट्रेन्स में भी देखा होगा। तो हम सब मस्त से देख रहे थे सर्कस। वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आया और उसने आइसक्रीम का डिब्बा ऐसे हर्ष के सामने रखा, आइसक्रीम का डिब्बा हर्ष के सामने रखा। तो ये उस आइसक्रीम वाले ने ऑफर दिया हर्ष को बिना कुछ बोले, बोलेंगे उसको इम्प्लाइड ऑफर या कह लो ऑफर बाय एक्शन। हर्ष ने भी क्या करा, हर्ष ने आइसक्रीम का डिब्बा लिया और हर्ष खाने लगा। ये हर्ष जो कर रहा है ये क्या है? दिस इज एक्सेप्टेंस बाय एक्शन या कह लो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। फिर तुम नहीं बोल सकते कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे भैया तुमने उसके हाथ से लिया, तुमने आइसक्रीम को खाया, ये सब क्या है? ये एक्सेप्टेंस ही है, इसको कहेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। Please tell me, did you understand the concept of implied acceptance? That is the concept of implied acceptance. तो देखिए एक बार फटाक से रिवाइज करेंगे। टोटल 7 लीगल रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। सबसे पहला रूल कहता है एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया हो। ये इसका बेस है ये बुल्टन वर्सेस जोन्स का केस। उसके बाद एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड, मतलब कंप्लीट एंड अनकंडीशनल। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह इधर उधर करते हो तो फिर वो नया ऑफर माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आगे क्या था? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इसका हमको नॉलेज कौन से केस लॉ से मिला? ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, राइट। उसके बाद एक्सेप्टेंस आपको उसी मोड में देना पड़ेगा जिस मोड में ऑफरर ने आपसे मांगा है। अगर उसने बोला व्हाट्सएप पे यस भेज तो व्हाट्सएप में यस भेज दे, उसने बोला गा के यस बोल तो गा के यस बोलना पड़ेगा, वो वाली बात है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए ये बेटा ये चार्ट है आपके लिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस का टाइम फिक्स्ड है तो एक्सेप्टेंस तभी वैलिड है जब उस टाइम में आपने दे दिया। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स नहीं है कि कब एक्सेप्टेंस देना है तो लॉ क्या कहता है? रीजनेबल टाइम में आपने एक्सेप्टेंस दे देना है। अब रीजनेबल क्या होगा ये केस टू केस डिपेंड करेगा। मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। अंकल वर्सेस भतीजा, फेल्थहाउस वर्सेस बेंडली, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्शन ऐसी है जो एक्सेप्टेंस जैसी है तो फिर आपका चुप रहना एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और अगले ही 7th पॉइंट में हमने वही देखा कि एक्सेप्टेंस बाय एक्शन क्या होता है। रेस्टोरेंट में वो पानी वाला वो आपको वेटर आके पानी देके जाता है, वो एक्सेप्टेंस है। उसके बाद में सर्कस में हर्ष ने आइसक्रीम खा लिया बैठ के, वो एक्सेप्टेंस है विदाउट कुछ बोले। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वाले ने आपको बिना कुछ बोले पेट्रोल आपके बाइक में, गाड़ी में, स्कूटर में डाल दिया, वो उसका क्या है? एक्सेप्टेंस बाय एक्शन। सारे बच्चे एक बार मुझे बताना, क्या आपको एक्सेप्टेंस यहाँ पर पूरा खत्म होता है? एक्सेप्टेंस बहुत छोटा था, ऑफर काफ़ी बड़ा था, बिकॉज उसमें टाइप्स भी थे, रूल्स भी थे। एक्सेप्टेंस में केवल उसका डेफिनेशन है और रूल्स है। डिड यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया दिमाग में? Yes, sir. ओके, गुड टू हियर दैट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की शुरुआत करेंगे हम, थोड़ा सा चीज करेंगे और क्लास को आज एंड कर देंगे। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में जा रहे हैं, ठीक है। ओहो, इधर तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं जो लिखूंगा उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ चीज़ें सिखाई। फर्स्ट, अभी जो हमने देखा एग्रीमेंट कैसे बनता है, उसका इक्वेशन क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बराबर। ऑफर को पूरा देखा हमने, एक्सेप्टेंस का भी पूरा समझा, उसके लीगल रूल्स को भी समझा। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे? जब उसमें दो चीज़ें आती है, एक
वो एग्रीमेंट हो, और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ईबीएल, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उसमें से हमने, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो पहले से, तो आप समझ गए होंगे कि अभी तक हमने एग्रीमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कैसे? जब ये दोनों कंप्लीट हो गए तो ये तो समझ ही गया, तो एग्रीमेंट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको फोकस किस पर करना है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ पर। अब हम इसको बोलेंगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन उसमें कुछ और गुण भी आने चाहिए, उसने कुछ और अग्नि परीक्षा को भी पास करना चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहने के लायक कहलाएगा, तभी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी एक सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, उसको बड़ी ध्यान से सुनना और अब समझना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. बड़ा ही धांसू सेंटेंस लिखा है मैंने। पहला पार्ट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही, दिस इज ओके। आगे सुनो, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट सारे के सारे जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही ऐसा नेसेसरी नहीं है। सर ऐसा क्यों है? बिकॉज हो सकता है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो या ना हो। अगर कोई एग्रीमेंट इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी ये जुड़ के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यदि कोई एग्रीमेंट इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो केवल एग्रीमेंट कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो फर्क है ये इसकी वजह से है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है कि क्या लॉ में ये वैलिड है क्या। और भी कुछ 11 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। टोटल कितने पॉइंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल जो पॉइंट्स है, देयर आर टोटल 11 पॉइंट्स। आपके एग्रीमेंट ने इस 11 पॉइंट की अग्नि परीक्षा को पास करेंगे आप, तो ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर इनमें से इन 11 पॉइंट्स में से कोई भी एक अग्नि परीक्षा में नापास हो गया, मतलब पास नहीं हुए, तो आपका एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। करेक्ट? अब सर ये 11 पॉइंट्स क्या है एनफोर्सिएबल बाय लॉ की? वो अगला वो 11 पॉइंट्स कौन से हैं? तो इसके लिए कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बढ़िया सा टेबल है आपके सामने। हम इसी को एनफोर्सिएबल बाय लॉ को दूसरी भाषा में कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बेटा हम दूसरी भाषा में कहते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा लिख लो उधर, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पर 6 पॉइंट्स है और फिर यहाँ पर 5 पॉइंट है, ऐसे टोटल 11 अग्नि परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्रीमेंट का बबुआ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर इनमें से किसी एक में फेल हो जाता है तो आपका एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट रहेगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट के मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। समझे? अब सर वो अग्नि परीक्षा कौन सी? तो पहले 6 पॉइंट्स, बाद में के 6 पॉइंट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। पहले 6 पॉइंट्स दिए हैं गिवन बाय सेक्शन 10 एज गिव। ओहो ये तो और ज़्यादा काला हो गया, इसको हाईलाइट करेंगे। अरे क्या हो गया भैया, ये कलर इस पे चल ही नहीं रहा है। कौन सा कलर लगाए? ब्लू लगा देते हैं। सेक्शन 10 ने 6 पॉइंट्स दिए। कौन कौन से 6 पॉइंट्स? सबसे पहला तो आपका वो एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट उनको क्या कहना है कि आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब बोलोगे सर ऑफर एक्सेप्टेंस तो होगा ना। बेटे ऑफर एक्सेप्टेंस पूरा डीप में होना चाहिए। अभी हमने इतने रूल्स देखे ना, कम्युनिकेशन, ऑफर बाय एक्शन, एक्सेप्टेंस बाय एक्शन, मियर साइलेंस, वो सारा रूल्स आपका फॉलो होना चाहिए। तो पहले मतलब एग्रीमेंट का पूरा अच्छे से होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्री कंसेंट। सर ये फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, हम आराम से देखेंगे, पहले बस रीड कर रहा हूं। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट,
not expressly declared to be void as per section 24 to 30 and section 56। सर ये क्या मतलब है इसका, जरा कुछ आप बता सकते हैं क्या, कुछ बता सकते हैं? देखो, हमको ये पहला पॉइंट तो वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 10 ने बोला पहली अग्नि परीक्षा है कि आपका एग्रीमेंट अपने आप में पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए, अपने आप में पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? मतलब भैया वो जो ऑफर एक्सेप्टेंस जो इतनी हम 2-3 लेक्चर से जो रामायण महाभारत कर रहे हैं ना, इतना ऐसा ऑफर, इतने टाइप, इतना रूल, ऐसा एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड, फलाना ढिमकाना, जितना भी देखा वो सब कुछ सही ब्रैकेट में होना चाहिए। ये है पहला पॉइंट कि आपका एग्रीमेंट मस्ट बी अ प्रॉपर एग्रीमेंट, या कह लो प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। फिर बाकी जो आगे की कहानी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? बस आपको इतना याद रखना है कि बेटा कि हम पढ़ क्या रहे। अब हम इस राह पर निकल चुके, एग्रीमेंट तो कर लिया, अभी हम एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एनफोर्सेबल बाय लॉ के 11 पॉइंट्स। और सर ये 11 पॉइंट्स कौन से? तो बेटा ये 11 पॉइंट्स है आपके सामने। सेक्शन 10 ने कुछ 6 पॉइंट्स बताए, और जो सेक्शन 10 ने नहीं बताए लेकिन हमको समझने में आने वाले पॉइंट्स है, जनरल लॉ ने बताए, वो 5 पॉइंट्स। ऐसे टोटल 11 पॉइंट से अग्नि परीक्षा आपको पास करनी होगी, करेक्ट? तो आगे की जो कहानी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।